पंप्स की जब भी बात करते हैं आप, पंप्स भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दूसरा इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये किसी भी सॉल्यूट्स या मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसी भी सॉल्यूट्स को या मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करवाते हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी जो है वो यूज होगी, है ना? एनर्जी क्या होगी? यूज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करते हैं। किससे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करते हैं। जब अगर एनर्जी यूज हो रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये क्या करेंगे? आपका बिलोंग करते हैं, या उसमें मतलब उस कैटेगरी में ये आते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जो इसकी एक्टिविटी है, पंप की एक्टिविटी, ये फॉस्फोराइलेशन पे डिपेंडेंट होती है। किस पे? फॉस्फोराइलेशन पे। फॉस्फोराइलेशन मींस अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना? अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इस पे इसकी एक्टिविटी डिपेंडेंट होती है। किसकी? पंप की। और जो अटैचमेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप का, साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें, ये किसी स्पेसिफिक रेजिड्यू पे होगा। किस पे? स्पेसिफिक रेजिड्यू पे ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपका अटैच होता है। ये क्लियर याद होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिड्यू कोई होगा, जैसे एस्पार्टेट हुआ, कुछ भी हुआ, उस पे ये अटैच होता है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप आया कहां से? तो ये जब एटीपी टूटती है किसमें? एडीपी प्लस फॉस्फेट में, यही फॉस्फेट ग्रुप ये है, ठीक है ना? जब एटीपी टूटती है एडीपी प्लस फॉस्फेट में, तो यही फॉस्फेट ग्रुप कौन सा है? ये फॉस्फेट ग्रुप है, जो किसी पंप पर अटैच होता है और उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है। ये बात क्लियर याद होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा, पंप्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये होता है कि पंप्स मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये मेंटेन करते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मींस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज। इसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? आपके पंप्स करते हैं, ठीक है? तो पंप्स के बारे में ये 4-5 बातें याद रखनी चाहिए कि जो पंप्स है, पंप्स का मतलब ये नहीं है कोई नलका है, नॉट। यहां पंप्स की बात है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स, जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी सॉल्यूट्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाते हैं। एनर्जी यूज होगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा एक तरह से। और एक्टिविटी जो डिपेंडेंट होती है वो किस पे होती है? फॉस्फोराइलेशन पे। फॉस्फोराइलेशन मींस अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एक दूसरी टर्म होती है डीफॉस्फोराइलेशन, मतलब रिमूव ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये ध्यान रखें, जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है वो आपको याद होना चाहिए। जब एटीपी टूटती है एडीपी प्लस फॉस्फेट में, तो यही फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है अटैचमेंट में। और अटैचमेंट कहां होगी? स्पेसिफिक रेजिड्यू पे। और साथ साथ ध्यान रखें, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम आपके पंप्स जो हैं वो करते हैं। देन जो टॉपिक आज का है वो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप आज का टॉपिक है, ठीक है? देखिए, सबको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है।
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये हुआ, जिसको नहीं पता है वो अपना याद रख ले, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस एनर्जी जो है वो डायरेक्ट कंज्यूम होती है। डायरेक्ट क्या होती है आपकी, कंज्यूम होगी, ये आपको याद होना चाहिए। एनर्जी मींस यहां पे एटीपी, एनर्जी मींस एटीपी, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करता है, 3 सोडियम आयंस को, 3 सोडियम आयंस को क्या करता है, आउट करता है, और 2 पोटेशियम आयंस को क्या करता है आपका, इन करता है। 3 सोडियम आयंस को आउट करता है और 2 पोटेशियम आयंस को क्या करता है, इन करता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा वो, अगर ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद कर लो, नोकिया मतलब सोडियम आउट, पोटेशियम इन, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद ना होता हो तो आप इस टाइप से याद कर सकते हो कि सोडियम जो है वो बाहर जाते हैं 3, और पोटेशियम जो है वो क्या होते हैं, आपके अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको दूसरे टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि जो पंप होता है एटीपी डिपेंडेंट होता है, ये भी आप कह सकते हो इसको, एटीपी डिपेंडेंट जो है ये पंप है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रोजेनिक मींस जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्ज को इम्बैलेंस रखता हो। मैंने अभी बताया ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज को इम्बैलेंस रखना किसका काम है, सोडियम पोटेशियम पंप का। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी इसको हमने बोल दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखें। देखिए जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो पाया जाता है कहां, न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप जो है पाया जाता है, इसका मतलब एनिमल में, ठीक है। और न्यूरॉन्स के केस में या एनिमल से केस में हमारी लगभग ये कह सकते हो 2/3 या 23 या 25% एनर्जी जो है हमारी बॉडी की वो इस पंप को एक्टिवेट करवाने में लग जाती है, ठीक है भाई। हमारी बॉडी की लगभग 1/4 एनर्जी है ना, या 1/4 कह दो, ठीक है। तो वो एनर्जी 23 से 25 एनर्जी किसको, इस पंप को एक्टिवेट करवाने में खर्च हो जाती है। और यही बात करें यार हम किस में, न्यूरॉन्स में तो और भी ज्यादा होती होगी, हाँ 60 कह दो, न्यूरॉन्स में तो 60 बोल दो, न्यूरॉन्स में तो सही इसी का खेल है सीधा सीधा। न्यूरॉन्स में इतना जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाती है, 60 भाई 23 नहीं है, 60% एनर्जी जो है वो इसमें एक्टिवेट होती है। और नॉर्मल एनिमल सेल्स में 23 से 25% एनर्जी इसको एक्टिवेट करवाने में खर्च हो जाती है, ठीक है। और इसका जो मेन काम है वो याद रखना आप, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो करता है, ठीक है। और मैंने जैसे अभी बताया आपको कि सोडियम पोटेशियम पंप किसी स्पेसिफिक रेजिड्यू पर क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो इस केस में जो स्पेसिफिक रेजिड्यू है वो कौन सा है, एस्पार्टेट। इंपॉर्टेंट है भाई, एस्पार्टेट पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तब ये पंप क्या होता है आपका, एक्टिवेट होता है ना। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। देन हम इस पंप की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पंप की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो देखो अब थोड़ा ध्यान रखना भाई, अब यहां से कहानी इसकी स्टार्ट होती है और क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए जो पंप है इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोडाइमर या हेटेरोट्राइमर,
इसको हम पहले बोलो हेट्रोडाइमर, फिर बाद में बताता हूं हेट्रोट्राइमर कैसे हो गया। हेट्रोडाइमर मतलब दो अलग अलग यूनिट हैं, कौन कौन सी, एक तो अल्फा और एक बीटा, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया है, हेट्रोडाइमर। अलग अलग दो यूनिट से मिलकर बना होता है कौन, अल्फा एंड बीटा। अब आप एक एक यूनिट को उठा लो यहां से, हम पहले अल्फा यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अल्फा यूनिट की, ठीक है। जो अल्फा यूनिट है ये पता होना चाहिए आपको, 10 ट्रांसमेम्ब्रेन होती है। अब ट्रांसमेम्ब्रेन को जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है वो ध्यान रखना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 10 बार क्रॉस करे, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो 10 बार क्रॉस करे उसका मतलब 10 ट्रांसमेम्ब्रेन होती है। अच्छा, अल्फा यूनिट इसकी लार्जेस्ट यूनिट है, मतलब इससे बड़ी है, और लार्जेस्ट की आप बात करें तो बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1 से 10 से 113 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है। किसका, अल्फा यूनिट का। किसी बुक में 110 दे रखा है, किसी में 113 दे रखा है, 112 दे रखा है, तो एवरेज है तो 110 से 113 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट इस यूनिट का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटालाइटिक एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, कैटालाइटिक एक्टिविटी किसके अंदर पाई जाती है, अल्फा यूनिट्स के अंदर। समझ गए। एक पॉइंट और आप कह दो, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस और एटीपी तीनों के तीनों जो है ये अल्फा यूनिट से ही बाइंड होती है, अल्फा यूनिट से ही बाइंड होती है। ये आप ध्यान रखें, कौन, सोडियम, पोटेशियम एंड एटीपी। देन अल्फा यूनिट के दो डोमेन होते हैं, एक एन डोमेन, एक पी डोमेन। एन डोमेन पर आपकी क्या बाइंड होती है बेटा, एटीपी। अब इसके अंदर की बात चल रही है। और पी डोमेन पे क्या बाइंड होता है आपका, सोडियम आयंस। अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा। और साथ साथ एन डोमेन पर बेटा आपके पोटेशियम आयंस भी क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ये दोनों बातें ध्यान रखें, ये अल्फा यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अल्फा यूनिट की आप स्ट्रक्चर देखिए, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इस टाइप से, और 10 ट्रांसमेम्ब्रेन है, मींस इस टाइप से ये 10 ट्रांसमेम्ब्रेन है। हो गया 10, बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कौन सी यूनिट बेटा, अल्फा यूनिट है। ये बात, इसका मतलब ये हुआ है इसका एन पोर्शन भी और इसका सी पोर्शन भी दोनों कहां है, इनसाइड। ये भी पूछा जा सकता है कि एन पोर्शन और सी पोर्शन दोनों के कहां है, वो दोनों के आपके ध्यान रखना वो इनसाइड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 10 ट्रांसमेम्ब्रेन हमने आपको बता दी कि अल्फा यूनिट कितनी होती है, 10 ट्रांसमेम्ब्रेन होती है। देन हम बात करते हैं बीटा यूनिट की। क्या नहीं, दोनों इनसाइड होते हैं ना, कहां लिखा हुआ है बुक में, नहीं नहीं, दोनों की अंदर होती है, ठीक है। तुमने गलत पढ़ा, कहां लिखा हुआ है, बाहर कहां लिखा हुआ बताओ, कहां लिखा हुआ बताओ, कहां, अल्फा, दोनों देखो, दोनों इनसाइड लिखा होगा, आउटसाइड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों का जो एन पोर्शन और सी पोर्शन है वो कहां है, इनसाइड है। ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बीटा यूनिट की। बीटा यूनिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पहले ये रोल समझ लीजिए फिर बात करेंगे। देखिए ये न्यूक्लियस है, समझाने के लिए मैं आपको बात कर रहा हूं। ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में डीएनए से क्या बना आपका, एमआरएनए बना।
जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस एमआरएनए जब बाहर आया तो इस एमआरएनए से आप क्या बना, प्रोटीन्स बना। और हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं अल्फा यूनिट की। जो ये प्रोटीन था अल्फा यूनिट वाला, ये प्रोटीन डीएनए से एमआरएनए बना, न्यूक्लियस में एमआरएनए से क्या हो गया, प्रोटीन। मतलब ये 10 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये आपका बन गया। ये देखो ये वाली प्रोटीन कहां बनी, ये साइटोप्लाज्म। अब ये प्रोटीन यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आएगी, ये प्रोटीन यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आएगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लाने का काम कौन करता है, बीटा यूनिट करता है। तो बीटा यूनिट का काम इनिशियली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीटा यूनिट ना हो तो ये अल्फा यूनिट जो है यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक नहीं आएगी। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक नहीं आई तो फिर काम कैसे होगा, फिर काम नहीं होगा। तो हम पहला रोल ध्यान रखते हैं, बीटा यूनिट का रोल होता है प्ले ए रोल इन अल्फा यूनिट फोल्डिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बीटा यूनिट का काम यह है कि वो अल्फा यूनिट को साइटोप्लाज्म से कहां तक लाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, उसको ट्रांसपोर्ट करवाए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसको इंसर्ट करवाए। ये किसका काम है, बीटा यूनिट का। आज का अरे आज का हाँ भाई दूसरा बताओ, ये नीलम आगे समझ बेटा। हाँ दूसरा हम इसके बारे में कहें कि जैसे ये 10 ट्रांसमेम्ब्रेन थी, ये आपकी कैसी है, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन है। ये ध्यान रखें आप, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन है। और सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन की बात करें इसका मतलब एक बार क्रॉस करती है। दूसरा इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 35 से कह दो 40 के आसपास कह दो, 30 to 40 किलो डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट जो है, आप क्या कह सकते हो इसका पाया, मतलब छोटी है एज कंपेयर टू बीटा यूनिट्स के, अल्फा यूनिट के। अल्फा यूनिट बड़ी है 113 किलो डाल्टन की, और ये क्या है आपकी, छोटी है, बहुत छोटी सी है, ज्यादा नहीं है। एक इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो बीटा यूनिट है वो 7 से 8वें लूप में पाई जाती है, 7 से 8वें लूप। अब गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये बीटा यूनिट जब स्ट्रक्चर बनती है तो यहां पे आपको ये पाई जाएगी। ये कौन सी होगी आपकी, ये आपकी बीटा यूनिट होगी, किसकी, इस पंप की। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इसका जो सी टर्मिनल है, सी, वो क्या होता है, आउटसाइड। ठीक है, इसका सी टर्मिनल क्या होता है, आउटसाइड होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये बीटा यूनिट के बारे में ये 4 बातें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ नहीं रखा है यहां पे अभी, यहां से, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आए तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बीटा यूनिट का रोल क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जाने वाली जो अल्फा यूनिट है उसको साइटोप्लाज्म से लाने का काम कौन करती है, बीटा यूनिट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हो गया। दूसरा, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन है, 30 से 40 किलो डाल्टन की पाई जाती है। और एक रोल और भी आप साथ साथ कह सकते हो कि पोटेशियम आइंस जो बाइंडिंग वो है एफिनिटी किसके साथ, अल्फा के साथ, उसको इंक्रीज करती है। जो पोटेशियम बाइंड हो रहा है किस पे, एंडोमेन पर, उसको अच्छे से बाइंड करवाती है कौन, बीटा यूनिट। अब ये तो तुम्हारी बुक में दे रखा है, जो नेक्स्ट जो है इसमें एक यूनिट और आती है बेटा, उसको कहते हैं गामा यूनिट। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, हेट्रोट्राइमर हो गया। और ये कहां पाया जाएगा आपको,
8वें 9वें लूप पे, 8वां 9वां लूप हो गया ये। इसमें C पोर्शन अंदर होता है और N पोर्शन बाहर होता है। ये कौन सी यूनिट होगी? अल्फा, गामा यूनिट। ठीक है, तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि ये कहां पाई जाती है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये पाई जाएगी आपके कौन से लूप पे? 8 से और 9वें लूप पे। ठीक है, ये भी सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन बता रखा है मैंने आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सोडियम पोटेशियम पंप की स्ट्रक्चर है। याद हो प्रॉपर ढंग से आपको सारी चीजें और पूरी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे। देन हम बात करते हैं वर्किंग की, वर्किंग ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। वर्किंग देखो, ठीक है। और जब वर्किंग की बात करोगे आप, तो इसको आप इस टाइप से एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लो, और यहां पर ये बेटा आपका वो क्या होगी आपकी, ये बात हो रही है किसकी? एक तरह से अल्फा यूनिट की। अब जो सारी कहानी चलेगी वो अल्फा यूनिट पे चलेगी। बीटा का जो काम था हो गया, गामा का जो काम था वो हो गया, अल्फा यूनिट पे सारी बात चलेगी। और अल्फा का हमने बताया था आपको दो डोमेन, एक डोमेन ये एन डोमेन है और दूसरा कौन सा है? पी डोमेन है। राहुल यहां तो समझ आ गया होगा भाई? हाँ, देखिए अल्फा यूनिट की दो डोमेन हो गए, एक एन डोमेन है, एक कौन सी है? पी डोमेन। इन पे बात करते हैं। इनिशियली जो एन डोमेन होता है उस पर सबसे पहले आके एटीपी बैंड होती है। क्या बैंड होती है? एटीपी। ये आपका एटीपी बैंड होगी। एटीपी मतलब यहां पे 3 फॉस्फेट ग्रुप हो गए, है ना, एनोसिन ट्राई फॉस्फेट। सबसे पहले एन डोमेन पर एटीपी आके बैंड होती है। जैसे ही एटीपी आके बैंड होती है एन डोमेन पर, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होती है ना, थोड़ी सी क्या होती है? मॉडिफिकेशंस होती है। और जैसे ही मॉडिफिकेशंस होगी, ये ध्यान रखें, इस पी डोमेन पर क्या होती है? चेंजिंग आती है। और पी डोमेन पे जैसे ही चेंजिंग आएगी, यहां से 3 सोडियम आयंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे आपके? वो बेटा यहां पे जाके बैंड हो जाएंगे। 3 सोडियम आयंस यहां पे जाके बैंड हो जाएंगे। ठीक है, पहले ध्यान रखना, एन डोमेन पर एटीपी बैंड होगी, एटीपी बैंड होते ही पी डोमेन पे क्या होगा आपका? मॉडिफिकेशंस होगी, है ना, थोड़ी मॉडिफिकेशंस होगी। और मतलब आप ये कह सकते हो कि एटीपी बैंड होते ही पी डोमेन पर जो 3 सोडियम आयंस की बैंडिंग साइट थी दैट विल बी ओपन, आप ऐसे कह दो। और 3 सोडियम आयंस का हो जाएंगे बैंड पी डोमेन पर। अब ये क्या होंगे? थोड़ा क्लोज आने स्टार्ट होंगे। सोडियम आयंस बैंड होने के बाद क्या होंगे? थोड़ा क्लोज आने स्टार्ट होंगे। और क्लोज को आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो कि ये भाई अब दोनों क्या होंगे? क्लोज आने स्टार्ट हो गए। तो यहां पर वो एटीपी बैंड हो रखी है और यहां पर 3 सोडियम आयंस जो है वो बैंड हो रखे। ये पी डोमेन हो गया और ये आपका एन डोमेन हो गया। ठीक है, जैसे ही ये पास में आए, यहां से जो एटीपी है वो उसमें क्या डाइजेस्ट हो जाएगी या फिर टूट जाएगी एडीपी प्लस फॉस्फेट में। और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इस पी डोमेन पर एक रेजिड्यू होता है जिसको क्या बोलोगे आप? एस्पार्टेट। उस पर जाके ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। इसका मतलब पी डोमेन पे एस्पार्टेट ग्रुप है और उस पर क्या हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ये बेटा ऊपर से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ये इस टाइप से, और नीचे से हो जाएगा बंद। ठीक है, यहां पर 3 सोडियम आयंस थे आपके,
3 सोडियम आइंस, समझ गए। और ये आपको ध्यान रखना, यहां पर वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रखा है, ये ओपन हो गया और 3 सोडियम आइंस कहां चलेगी आपके, ये बाहर चलेगी, 3 सोडियम आइंस बाहर चलेगी आफ्टर फॉस्फोराइलेशन। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब एटीपी यहां पे बाइंड हुई थी, ठीक है, तो पी डोमेन पर क्या हुई थी, मॉडिफिकेशंस हुई थी। तो ये वाली स्टेज जो थी, इस स्टेज को हम कहते हैं इवन स्टेज। इनिशियली रेस्टिंग स्टेज में जैसे ये स्टेज है, इसको हमने क्या बोल दिया, इवन स्टेज। अगर एटीपी बाइंड होगी तो उसको आप साथ साथ बोल दो एटीपी भी बाइंड होगी। ये भी क्या है आपकी, ये वाली नीचे वाली, ये भी इवन स्टेज है, इसमें एटीपी बाइंड है, साथ साथ फॉस्फेट, एटीपी टूट चुकी है किसमें, एडीपी में, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया और सोडियम आइंस बाइंड हो रखे हैं। अब जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ, जो इवन स्टेज थी ये चेंज हो जाएगी किसमें बेटा, E2 स्टेज में। ये ध्यान रखें आप, पता होना चाहिए आपको कि जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप हुआ, अटैच हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, ऐसे ही इवन स्टेज E2 स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर फॉस्फोराइलेशन। ये ध्यान रखें, इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरेशन होने के बाद उसकी स्ट्रक्चर क्या हुई है, चेंज हुई, और फॉस्फेट वो सोडियम आइंस कहां चला गया आपका, बाहर। ठीक है, सोडियम आइंस बाहर चला गया। राहुल याद हो गया भैया, क्लियर ना, नीलम, ज्योति, हाँ बेटा याद हुआ, इतना समझो बात को। अब क्वेश्चन दो पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन सब बताओ, सोचो जो नहीं बता रहा है, कि एटीपी जब बाइंड हुई, एटीपी बाइंड हुई तो इवन स्टेज में था, है ना, और एटीपी बाइंड होने के बाद पी जो डोमेन है उस पे मॉडिफिकेशंस हुई और सोडियम आइंस बाइंड हुए, मतलब एटीपी बाइंड हो जाएगी तब सोडियम आइंस बाइंड होंगे, ये ध्यान रखें। उसके बाद वो क्लोज आएंगे, क्लोज आने के बाद एटीपी टूटेगी किसमें, फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा और वो कहां अटैच हो जाएगा, एस्पार्टेट ग्रुप पर। और जैसे ही एस्पार्टेट पे हुआ क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद सोडियम आइंस कहां चले जाएंगे, बाहर। क्वेश्चन नंबर 1 कि सोडियम आइंस कब बाइंड होता है, जब एटी बाइंड होती है। इसका मतलब सोडियम आइंस अनफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में बाइंड होता है, किसमें, अनफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है। और सोडियम आइंस रिलीज कब होता है, जब फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए यहां तक समझ में आ गया हो तो आप। अब देखिए बाहर जो है वो पोटेशियम आयंस है, अभी ये फॉस्फोराइलेटेड है, खुला हुआ है ऊपर से, तो उसी केस में जो 2 सोडियम आयंस हैं, सॉरी पोटेशियम आयंस हैं, वो आपके बाइंड हो जाएंगे कहां पे जाके, इस एंड डोमेन पर। इस एंड डोमेन पर 2 पोटेशियम आयंस आके क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। समझ गए, इसका मतलब फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में पोटेशियम आयंस बाइंड होते हैं एंड डोमेन से, फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में, ध्यान रखना। जैसे ही पोटेशियम आयंस बाइंड हुए हैं, यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये 2 पोटेशियम आयंस और ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन, ये होगा आपका डीफॉस्फोराइलेशन। और ये पोटेशियम आयंस कहां आ जाएंगे, आपके अंदर आ जाएंगे, इन क्या, पोटेशियम आयंस, 2 पोटेशियम आयंस अंदर, किस कंडीशन में, डीफॉस्फोराइलेशन। तो पोटेशियम आयंस बैंड कब होते हैं, जब पंप फॉस्फोराइलेटेड होता है। और रिमूव कब होते हैं, मतलब अंदर कब आते हैं, जब पंप डीफॉस्फोराइलेशन होता है ना। डीफॉस्फोराइलेशन रिमूव करने के लिए है, अंदर लाने के लिए है पोटेशियम आयंस को, और फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में पोटेशियम आयंस आपके बाइंड होते हैं। ये E2 स्टेज थी, ये दोबारा से क्या हो जाएगी आपकी, E1 स्टेज, मतलब ये वाली स्टेज यहां पे दोबारा पैदा हुई।
दोबारा एटीपी आएगी, दोबारा बाइंड होगी, दोबारा फिर नजदीक आएंगे, सोडियम आयंस बाइंड हो चुका है, फिर फॉस्फोराइलेशन होगा, फिर बाहर निकलेगा सोडियम आयंस। मतलब ये हुआ एक बार पंप की एक्टिविटी करने के लिए एक एटीपी की जरूरत होती है। ये निकला ना, अगर एक पंप एक बार एक्टिव कर रहा है अपना पूरा, तो आपको एक बार में एक एटीपी की जरूरत आपको इसमें पड़ती है। दोबारा मैं हाथ से समझा देता हूं, एक बार समझ लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा याद रहेगा। इस टाइप से पहले कंडीशन थी शुरुआत में, ये एन डोमेन है, ये क्या है, पी डोमेन है। यहां पर एटीपी बाइंड हुई, जैसे एटीपी बाइंड हुई यहां पर 3 सोडियम आयंस बाइंड हुए, जैसे सोडियम आयंस बाइंड हुए देन दे कम क्लोज, एटीपी टूटी, फॉस्फेट ग्रुप निकला, किससे बाइंड हुआ, एस्पार्टेट से। जैसे ही एस्पार्टेट से बाइंड हुआ, आपने क्या बोला उसको, फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ देन विल ओपन, सोडियम आयंस बाहर, अभी खुला हुआ है, सोडियम आयंस बाहर जा चुके हैं, इधर से 2 पोटेशियम आयंस आके यहां बाइंड हो जाएंगे। जैसे बाइंड हुए ऐसे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो रिमूव होगा और ये दोबारा से ओपन हो जाएगा, पोटेशियम आयंस अंदर, हाँ अंदर, पोटेशियम आयंस अंदर। इस टाइप से सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। हमने कल बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, आपके यूनिपोर्टर होते हैं। और यूनिपोर्टर का मतलब समझ गए हो गए आप कि एक पहले बाहर जा चुका तब दूसरा अंदर आ रहा है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या है आपका, यूनिपोर्टर है। क्या है, यूनिपोर्टर। जो एंटीपोर्टर होगा, हाँ, उसमें मतलब उसमें अभी 5 मिनट में एग्जांपल उसका आ जाएगा, आगे तीनों का एग्जांपल समझाऊंगा। यूनिपोर्टर का एग्जांपल समझा दिया, फिर एंटीपोर्टर के भी समझाऊंगा, फिर सिम्पोर्टर के भी समझाऊंगा, सारे समझाएंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप। ये क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप की वर्किंग, काम कैसे करता है। कभी कभार या मोस्टली केसेस में नहीं कह सकता मैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये पोटेशियम आयंस है इसका एक एनिमी होता है, उस एनिमी का नाम है ओवेन। क्या नाम है, ओवेन, दैट इज द एनिमी ऑफ पोटेशियम आयंस, या आप कह सकते हो कॉम्पिटिटर। जब पोटेशियम आयंस यहां बाइंड होते हैं एन डोमेन पर फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में, तो कई बार ये ओवेन इस पोटेशियम आयंस को यहां से रिप्लेस करके और खुद से जाके क्या हो जाता है, यहां जाके बाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ पोटेशियम आयंस और ओवेन के लिए, दोनों के लिए जो बाइंडिंग साइट है एन डोमेन पर वो सेम है। यही हुआ ना कि दोनों, ये भी और ये भी इस बाइंडिंग साइट के लिए क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो कई बार अगर ये जीत गया तो ये बाइंड हो जाएगा और ये जीत गया तो ये बाइंड हो जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए। तो ओवेन अगर बाइंड हो गया तो फिर इस पंप की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, पोटेशियम को अंदर लाने के लिए, और बाइंड कौन हो रहा है, ओवेन। तो फिर यहां पे आपको क्या कह सकते हो, मामला जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका बंद हो जाएगा, तो क्या, पंप की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, एक और होता है पॉलीटॉक्सिन। पॉलीटॉक्सिन, इस पॉलीटॉक्सिन का कोई भरोसा नहीं, ये कहीं भी बाइंड हो सकता है। हो सकता है कि फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में बाइंड हो सकता है कि वो डी फॉस्फोराइलेशन कंडीशन में बाइंड हो, कहीं भी बाइंड हो सकता है। अगर ये पॉलीटॉक्सिन एक बार बाइंड हो गया इस सोडियम पोटेशियम पंप से, देन इस पंप को ये नॉन आयंस स्पेसिफिक पंप बना देता है। आप ये कह सकते हो या नहीं कह सकते कि सोडियम पोटेशियम पंप कैसा पंप है, आयंस स्पेसिफिक पंप है, क्योंकि सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है सोडियम को बाहर ले जाने के लिए और पोटेशियम को अंदर लाने के लिए। अगर एक बार पॉलीटॉक्सिन बाइंड हो गया, फिर नहीं पता इसको कि किसको बाहर लेके जाएगा और किसको बाहर अंदर लेके आएगा। तो ये नॉन आयन स्पेसिफिक पंप जो है वो आपका बन जाता है, किसकी हेल्प से, पॉलीटॉक्सिन की हेल्प से, जो कि ठीक नहीं है। उस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, है ना, सिग्नलिंग नहीं होगी, तो पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ भी पॉसिबल जो है उस केस में आपका हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। हिमांशु, आगे समझ में, आज का
बेटा समझ में? हाँ, अवनी कहाँ है? अवनी है क्या? समझ में आ गया? ये नहीं बोलेगी। देन नेक्स्ट देखो आगे इसमें आप, अच्छा समझ में आ गया बेटा, ठीक है। बोला करो भाई, नींद नहीं आनी चाहिए बीच बीच में। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं बोलते रहा करो कि भाई हाँ जैसे नाम ले ऐसे ही बोलना है, ऑन द स्पॉट, एट द टाइम जो है बिल्कुल बोलना है। नेक्स्ट देखो, सोडियम पोटेशियम पंप का रेगुलेशन। ये रेगुलेट कैसे होता है? रेगुलेशन, अब देखिए, अब मैं सिंपल एक में समझाऊंगा कि ये सोडियम पोटेशियम पंप है ना? ये एन डोमेन हो गया, ये पी डोमेन हो गया, और ये इसका काम क्या है? 3 सोडियम आयंस को बाहर ले जाना और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लाना। ये आप समझ गए होंगे कैसे अंदर लेके आता है और कैसे बाहर लेके जाता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंडेंट होती है किस पे? CAMP पे। किस पे डिपेंडेंट होती है? CAMP पे। अगर CAMP ज्यादा है तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखें आप, अगर CAMP ज्यादा है तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी भी क्या होगी आपकी? वो ज्यादा होगी। क्लियर बात? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये CAMP कहां से आया? थोड़ा सा समझाता हूं। GPCR आपने सुना होगा, उससे कनेक्ट है ये। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर ही आप है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 7 ट्रांसमेम्ब्रेन क्या होता है? GPCR होता है। GPCR, ठीक है। जो थर्ड डोमेन है इसका, ये पहला डोमेन, दूसरा और तीसरा, जो ये डोमेन है, इस पर एक बेटा जी प्रोटीन होती है। क्या होती है? जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन की कौन सी यूनिट? अल्फा यूनिट, है ना? इसमें एक फंक्शन होता है, इसकी आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर्टी है कि यहां पर एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज। अब इतना समझ लीजिए, एडिनाइलेट साइक्लेज ये क्या करता है? ये एटीपी को तोड़ता है किसमें? CAMP में। किसको तोड़ता है? एटीपी को CAMP में। तो जैसे जैसे CAMP का लेवल बढ़ेगा ऐसे ऐसे इस पंप की एक्टिविटी भी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। उसके थर्ड डोमेन पर जी प्रोटीन होता है। जी प्रोटीन के अंदर अल्फा यूनिट होती है। अल्फा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है। और जैसे ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ, ये एटीपी को तोड़ेगा किसमें? CAMP में। और जैसे जैसे CAMP का लेवल बढ़ेगा ऐसे ऐसे इस पंप की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्लियर बात? ये रेगुलेशन ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे इस पंप की एक्टिविटी बढ़ रही है ना? जैसे जैसे इस पंप की एक्टिविटी बढ़ रही है, वो ध्यान रखें यहां पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर बात? और अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है बाहर, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक एक्सचेंजर होता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले मैं एग्जांपल समझा लूं। तो जैसे जैसे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर बढ़ती है तो यहां पर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। तो सोडियम आयन कहां आएगा? आपका अंदर आएगा। सोडियम आयन अंदर आएगा, 3 सोडियम आयन। यहां पे जो जा रहा था सोडियम आयन, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा था। यहां पे जो सोडियम आयन आएगा वो अलोंग द कंसंट्रेशन आएगा, अलोंग, क्योंकि इधर ज्यादा है इधर कम है। उसी केस में
अंदर से एक कैल्शियम आयंस साथ साथ कहां जाता है, बाहर जाता है। देखो पूजा, तुम्हारा जो आंसर, एक सोडियम आयंस अंदर आता है, साथ साथ में एक कैल्शियम बाहर जाता है। दैट द एग्जांपल ऑफ एंटीपोटर। ये किसका एग्जांपल है, एंटीपोटर का, जो हमने कल समझाया था। मतलब एक अंदर आ रहा हो, साथ साथ में दूसरा बाहर जा रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोटर। यूनिपोटर एक बार जा चुका, दूसरा अंदर आएगा, वो यूनिपोटर है। एक एग्जांपल और समझ लीजिए साथ साथ में। यहां पे जब सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम आयंस बहुत ज्यादा है बाहर, तो ये सोडियम आयंस अंदर आता है, 3 सोडियम आयंस अंदर आते हैं, तो साथ साथ एक ग्लूकोज को अंदर लेके आता है, साथ साथ। ये किसका एग्जांपल हो गया, सिम्पोटर का। सिम्पोटर का मतलब एक सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, साथ साथ एक ग्लूकोज को अंदर लेके आ रहा है, वो क्या हो गया, सिम्पोटर। सोडियम आयंस तो आएंगे अलोंग द कंसंट्रेशन, और ग्लूकोज आएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखें आप, ग्लूकोज आएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, आपका सिम्पोटर का। ठीक है, तो एक चीज याद होनी चाहिए कि सोडियम पोटेशियम पंप को रेगुलेट करने के लिए सीएमपी की जरूरत है, और सीएमपी कहां से मिलता है, जीपीसीआर से। जीपीसीआर से कैसे मिलेगा, वो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जितना ज्यादा सीएमपी का लेवल होगा, उतना ज्यादा सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा पाई जाएगी, ये पता होना चाहिए। देन हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब समझ में आ गया, यूनिपोटर सिम्पोटर। यूनिपोटर और सिम्पोटर को ध्यान रखना आप। फंक्शंस देखो बेटा, नंबर 1 फंक्शन रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर, इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम पोलराइज कंडीशन कहते हैं, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब देखो ये अंदर है, ये बाहर है। जब अंदर से बाहर सोडियम आयंस जाएंगे तो पॉजिटिव बाहर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अंदर पॉजिटिव कब होगा, तो कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। सोडियम पोटेशियम पंप अंदर नेगेटिव चार्ज को और बाहर पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन रखने का काम करता है। समझ में आ रहा होगा इससे आपको। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। पोटेशियम कम आ रहे हैं अंदर, बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। एक केस। दूसरा, सेल वॉल्यूम को मेंटेन करना। अगर गलती से ये सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाए तो अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज। उस केस में जो सेल का शेप है, सेल की वॉल्यूम है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। एक तो रिलैक्स है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिलैक्स जो है उसमें शेप मेंटेन है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें शेप चेंज हो जाएगी। तो सेल की शेप, सेल का वॉल्यूम, दैट विल बी चेंज, या फिर हम कह सकते हैं कि ये मेंटेन रखता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो नॉर्मल चल रहा है, तो सेल का वॉल्यूम और सेल की जो शेप है वो दोनों बेटा क्या रहेंगी, आपकी मेंटेन रहेंगी। तीसरा फंक्शन समझ में आ गया, ये रॉस डेवलप करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये इसको मेंटेन करने का काम करता है, कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। और रॉस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यह है कि हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाती है। डिटॉक्सिफिकेशन मींस अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालना। जैसे कोई बंदा है, मैंने बताया जैसे इवनिंग में वो ड्रिंक करता है, ज्यादा करता है, थोड़ा नहीं बात करो ज्यादा, उस केस में क्या होता है कि सुबह सुबह उसको एसिडिटी टाइप होती है जब होती है तो उसमें क्या होता है, लीवर में जो एल्कोहल है या हमारी बॉडी में जो एल्कोहल है उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है, हो ही जाएगी जाहिर सी बात। तो रॉस जो है उसको
बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो किससे डेवलप होती है? सोडियम पोटेशियम पंप से। और किसी बॉडी को बाहर निकालना, उसमें से एल्कोहल को बाहर निकालना या अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालना, उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और देखिए, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में, ये मैंने अभी बताया आपको, है ना। यहां पे जो बताया था मैंने कि जब सोडियम आयंस ज्यादा हो जाते हैं यहां पे, तो सोडियम आयंस अंदर आता है और साथ साथ में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो भी अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पंप को हम SGLT बोलते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। लिखो इस पॉइंट को, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो बेटा ये जो SGLT है ये 580 से 718 अमीनो एसिड का बना होता है, ये ध्यान रखें। और SGLT1 ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है। और SGLT2 ये आपको ध्यान रखना है, फ्रुक्टोज के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है, या ग्लैक्टोज बोल दो, दूसरा ग्लैक्टोज भी है, ग्लैक्टोज। अगर हम ये कहें कि यहां SGLT2 है तो आप ध्यान रखना ग्लैक्टोज या फ्रक्टोज बोलोगे, और SGLT1 है तो क्या बोलोगे? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये दोनों बातें आपको यहां पे पता होना चाहिए और याद होनी चाहिए। और जो SGLT है, ये वाला जो पंप है, ये 14 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। कितना? 14 ट्रांस, ऐसे 14 बार क्रॉस करेगा और तब ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज को अंदर लाने में। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये SGLT बात। तो सोडियम पोटेशियम पंप का एक ये भी फंक्शन है कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है। कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। ये फोर्थ फंक्शन हो गया इसका। देन नेक्स्ट फंक्शन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? सोडियम पोटेशियम पंप का। ये समझो कैसे है। मैंने कहा यहां पे 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। यहां पर सोडियम कैल्शियम चैनल है, एक्सचेंजर है। 3 सोडियम आयंस अंदर आए और 1 कैल्शियम आयंस बाहर गया, है ना। ये रेगुलर चल रहा है। जब रेगुलर चलेगा तो बाहर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्लियर बात भाई? इसी मेम्ब्रेन पर एक L टाइप चैनल होता है, L टाइप कैल्शियम चैनल। और मैंने कल बताया था चैनल वो होते हैं जो एक बार में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। तो जैसे ही जब कैल्शियम आयंस का बाहर ज्यादा हुआ तो ये चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और सारे कैल्शियम आयंस कहां जाएंगे बेटा? आपके अंदर आ जाएंगे। कैल्शियम आयंस आपके अंदर आ जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और अंदर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, बाहर कैसा है? पॉजिटिव। ये रेस्टिंग स्टेज है, ध्यान रखना। अभी यहां तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। सेल के अंदर SER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हो। इसकी मेम्ब्रेन पर यहां पर एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं राइनोडाइन, है ना। राइनोडाइन रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर? और ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है किसको? कैल्शियम को सेंस करने के लिए। कैल्शियम आयंस को सेंस करेगा कौन? राइनोडाइन रिसेप्टर। जैसे ही राइनोडाइन रिसेप्टर ने कैल्शियम आयंस को सेंस किया, ये एक मिनट, देखो,
जैसे ये कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं, ये कैल्शियम आयंस को ये कौन करता है, सेंस, रेनोडाइन रिसेप्टर। जैसे रेनोडाइन रिसेप्टर ओपन होगा, कैल्शियम आयंस यहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे ही ओपन हुआ, ये भी कैल्शियम आयंस कहां निकल जाएंगे, आपके बाहर निकल जाएंगे। इससे भी कैल्शियम आयंस बहुत सारे बाहर निकल जाएंगे। ये कैल्शियम आयंस, ये कैल्शियम आयंस अंदर नेगेटिव चार्ज से कैसा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसको कहते हैं हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तब होगी जब अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, समझ गए, मतलब चेंज हो जाए ये चार्ज। ये किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। अगर सोडियम पोटेशियम पंप मतलब स्टार्ट नहीं होता, बंद रहता, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये कैल्शियम आयंस अंदर नहीं आते, और ये ऊपर नहीं होता, कैल्शियम आयंस यहां पर रिलीज नहीं होते। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से मसल्स कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये मसल्स लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोबारा से अंदर नेगेटिव होगा। उसके लिए क्या है, इसकी सरफेस पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे एक पंप होता है, कैल्शियम एटीपीएज पंप, ठीक है। ये अपनी एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा एडीपी प्लस फॉस्फेट में, और इन कैल्शियम आयंस को दोबारा अंदर ले लेगा। बहुत सारे कैल्शियम आयंस को क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा, और कुछ कैल्शियम आयंस इसकी हेल्प से कहां निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और दोबारा से अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दोबारा से अंदर डेवलप हो जाएगा, और बाहर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर क्या हो जाएगी, मसल्स रिलैक्सेशन, ठीक है। तो किस टाइप से मसल्स रिलैक्स होती है, किस टाइप से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स रिलैक्सेशन। तो सोडियम पोटेशियम पंप प्रॉपर काम कर रहा है, 3 सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ रहे हैं। ध्यान रखना, उसी केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक एक्सचेंजर होता है, 3 सोडियम आयंस उसकी हेल्प से अंदर आएंगे, और साथ साथ में एक कैल्शियम आयंस बाहर जाएगा। जब कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा बाहर हो जाएंगे, तो ये चैनल जो है, इसका जो ढक्कन है, फ्लैप जो है, वो ओपन हो जाएगा, तो कैल्शियम आयंस कहां जाएंगे, सारे अंदर। जैसे अंदर आए, इनको सेंस करेगा कौन, रेनोडाइन रिसेप्टर, रेनोडाइन रिसेप्टर विल बी ओपन। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ये कैल्शियम आयंस कहां जाएंगे, बाहर। अलोंग मतलब अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो अलोंग द कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा ये कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, क्योंकि एटीपी यूज हो रही है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन अंदर, ठीक है। और ये धीरे धीरे यहाँ पे कैल्शियम आयंस कम हो जाएंगे, और दोबारा से नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा। ये आपको सारा जो है इसमें वो ध्यान रखना है।